हाँ जी सर बताइए। आप सब पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। अभी विधानसभा के चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं और राजस्थान विधानसभा के इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भादरा विधानसभा क्षेत्र से मुझे अपना उम्मीदवार बना करके भेजा है। भादरा विधानसभा क्षेत्र के जनमानस की भावनाओं को देखते हुए, यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए पार्टी ने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को एक बार फिर से चुनाव लड़ने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है। तो इस मौके पर मैं लगातार मुझे भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा, इनका स्नेह मुझे मिलता रहा। तो इस उनके आशीर्वाद और स्नेह के लिए मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का, हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, पार्टीजनों का, मेरे पार्टी रूपी परिवार का, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और पूरी पार्टी की तरफ से भादरा विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे पार्टी रूपी परिवार की तरफ से मैं पार्टी आलाकमान का, और जो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है इसके लिए हमारे प्रदेश नेतृत्व का और शीर्ष नेतृत्व का मैं तहे दिल से उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस मौके पर मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, यहाँ के जनता जनार्दन का जो अपार सहयोग और स्नेह और जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसको देख करके हम ये बात बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पार्टी के, हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के सहयोग से भादरा विधानसभा क्षेत्र में इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कमल खिलेगा और पार्टी अच्छे वोटों से यहाँ से जीत करके जाएगी। जी, पिछली बार जो चुनाव हो में हालांकि थारी हार ही में दो बड़ा मुद्दा रहा, एक परिवारवाद और दूसरा जो है प्रधानी पदवी की बात है। इसके अलावा वर्तमान जो विधायक है वह बड़ा आरोप लगाया कि एक बेहतर करने मुझको फार्मूला है, मैं जनता का सामना ले गया। हालांकि दोनों नदारद रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा जो आरोप था थारे ऊपर? एक से बेहतर क्या पूछा आपने? भाई प्रधान की जो इनकम की बात है ये वो बेहतर करने की बार बार गुंजे हुए। देखिए, आपने बड़ा जोरदार सवाल पूछा है। देखिए, हमारी पार्टी, दो सवाल पूछे हैं आपने। हमारी पार्टी में चाहे लोकसभा की टिकट हो, विधानसभा की टिकट हो, चाहे हमारे जिला परिषद की, पंचायत समिति की सदस्यों की टिकट हो, प्रधान या जिला परिषद की टिकट हो, किसी को उम्मीदवार बनाना हो, ये किसी का व्यक्तिगत फैसला नहीं होता। न किसी विधायक का होता है, न किसी सांसद का होता है। ये किसी का व्यक्तिगत फैसला नहीं होता, ये फैसला पार्टी के स्तर पर लिया जाता है। और पार्टी में चुनाव संचालन संबंधी, टिकट वितरण संबंधी अनेक तरह की कमेटियां पार्टी संगठन में होती है। वो सब जनता की भावनाओं को देख करके, जो धरातल पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको और उनकी भावनाओं को देख करके पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करती है। इसलिए ये कहना कि उसने ये परिवार का कर दिया, फलाने ने या फलाने व्यक्ति विशेष को कर दिया, ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं होता। ये पार्टी के स्तर पर, पार्टी अपने स्तर पर ये निर्णय लेती है और जो अब तक जो निर्णय लिए गए हैं पार्टी के स्तर पर लिए गए हैं। दूसरा, आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हो, मेरा राजनीतिक जीवन, वैसे तो मेरा परिवार
1952 से लेकर के आज तक मेरे परिवार ने यहाँ राजनीतिक और सामाजिक रूप से जनता के बीच में काम किया। जिस तरह का जो आरोप लगाने वाले हैं, ये आरोप जो जिस तरह के लगाए गए वो आधारहीन, तथ्यों से परे और असत्य आरोप हैं। और एक से बेहतर की जो बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए। मैं मेरे उस बंधु से कहना चाहता हूं जिसने भी आरोप लगाया होगा, रिकॉर्ड पे नॉमिनेशन की कोई एक जो घोषणा पत्र होता है उसको देख करके शायद ये बात उन्होंने कही थी, जहां तक मुझे याद है। हम लोग नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो नामांकन पत्र दाखिल करने में अनेक तरह की घोषणाएं और जो चीज है वो स्पष्ट रूप से हमें घोषित करनी पड़ती है। वो दो बातों को लेकर के कि 2013 में तो फार्म में ये चीज, नॉमिनेशन के टाइम में ये चीज थी, संपत्ति का शायद ब्यौरे की बात से संबंधित वो बोल रहे थे, और 2018 के अंदर ये आई। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसको अपने आप को एडवोकेट समझने वाला व्यक्ति, अपने आप को वकील मानने वाला व्यक्ति, या तो समझ में कहीं भूल है या पढ़ना, कागज को, पेपर को कहीं न कहीं पढ़ने में हो सकता है भाई की नजरें कमजोर हो गई होगी, हो सकता है चश्मा नहीं लगाया होगा। दोबारा से डॉक्यूमेंट मंगवाइए, उनको पढ़िए। जो संपत्ति का ब्यौरा, वो ब्यौरा मेरी धर्मपत्नी के नाम से, हमने हमारी पारिवारिक जमीन, और पारिवारिक जमीन हमारे किसी परिजन के, हमारे किसी रिश्तेदार के नाम से जमीन थी, उस जमीन को मेरी धर्मपत्नी के नाम से ट्रांसफर करा दिया। वो प्रॉपर्टी का जो राशि बनती थी वो हमने रिकॉर्ड में दिखाई है। मान लीजिए 13 बीघा जमीन 2013 के समय किसी दूसरे पारिवारिक सदस्य के नाम थी, किसी रिश्तेदार के नाम हो सकती है, वो मेरी धर्मपत्नी के नाम से वो अगर रजिस्ट्री या ट्रांसफर किसी रूप में होती है तो क्या हम उस संपत्ति का मूल्य उस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करेंगे? ये चीज देखने वाली है। और इसके अलावा मैं मेरी राजनीति के बारे में कहना चाहता हूं कि, और मेरा स्पष्ट चैलेंज, चेतावनी भरे शब्दों में कहना चाहता हूं, राजनीतिक जीवन में मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार का, एक नए पैसे का कोई आरोप साबित कर दे तो मूर्ति चौक पर फांसी का फंदा लगा लेना। संजीव बेनीवाल फांसी का फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये चैलेंज उस साथी को भी कहना चाहता हूं, आरोप लगाने वाले को, कि क्या ये शर्त उसको मंजूर है? ये शर्त मंजूर है क्या? हम लोग तैयार हैं। या तो हमारे खिलाफ प्रमाणित कीजिए आप कि हमने कहीं भ्रष्टाचार किया है, या जनता प्रमाणित करेगी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। तो सजा, ये कोई सजा नहीं होती कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं पद से रिजाइन दे दूंगा, मैं गांव छोड़ दूंगा, ये सजा नहीं होती। हम लोग दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हैं। संजीव जी, आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल चुकी है। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में मेरा खुला चैलेंज है कि कहीं भी मूर्ति चौक पर आप हमें, आप जनता के बीच में बिठाइए, और दावे के साथ मैं कहता हूं कि एक भी बात यदि साबित हो, ये मैंने स्पष्ट बता दिया आपको। ये प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी तो किसी के, एक और बता देता हूं आपको, किसी भाई को यदि दर्द होता होगा, किसी के पास खानदानी प्रॉपर्टी है, या किसी कोई खानदानी परिवार में यदि कोई पैदा हुआ है, कोई संपत्ति वाले परिवार में पैदा हुआ है, ये कोई जुर्म नहीं है। किसी पारिवारिक खानदानी परिवार में पैदा होना या संपन्न परिवार में पैदा होना, ये पाप नहीं है, ये उसका जुर्म नहीं है। ये बात उसको याद रखनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, निकले हैं जो लोग हमारी शख्सियत बिगाड़ने, उनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। संजीव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं जी। पार्टी की ओर से, और
वर्तमान विधायक जो है वो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहा है। तो आप भारतीय जनता पार्टी से हो, तो आपने 2 बार विधायक रहे हैं, तो आपके प्रमुख क्या क्या कार्य किए हैं 10 साल में, और आगे जनता के बीच में क्या मुद्दा लेके रहोगे आप? जहाँ तक काम का सवाल है, जनता बड़े आशा और विश्वास के साथ अपना मतदान के जरिए अपना जनप्रतिनिधि चुन करके विधानसभा में भेजती है, और इसी इलाके में अपने क्षेत्र में विकास के काम करवाना ये हर जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है, उसकी ड्यूटी होती है। और मेरा ये मानना है कि हर जनप्रतिनिधि अपनी ड्यूटी के प्रति, जनता के प्रति जो उनकी एक जिम्मेदारी है, उसके लिए विकास के लिए काम करने का प्रयास हर जनप्रतिनिधि करता हुआ करना भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जब चुने जाते हैं, हम विकास करते हैं, हम लोग जनता पर कोई एहसान नहीं करते, क्योंकि जनता ने हमें उस काबिल बनाया है कि हम इस इलाके का विकास करें। ये बात दीगर है कि कुछ लोगों को ढोल पीटने की आदत है, हम लोगों को ढोल पीटने की आदत नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 1998 से 2003 के बीच में भी मुझे इस क्षेत्र की जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा था, और टाइम के हिसाब से देखें, आपको याद होगा उस टाइम एसडीएम हेडक्वार्टर के लिए आपको नौर जाना पड़ता था। हमने यहाँ सब डिवीज़न हेडक्वार्टर भादरा को सब डिवीज़न घोषित उस समय करवाया। आज उस समय भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का जो मूल, जो जिसको मेन फीडर बोलते हैं, उसके अलावा जितनी माइनर, चाहे वो डीपीएन हो, चाहे वो एनटीआर हो, सरदारपुरा हो, मुंसरी माइनर हो, भादरा माइनर, जितनी भी बरवाड़ी माइनर, महराना, जो भी हो, सारी की सारी नहरें कच्ची हुआ करती थी। और उस जमाने में किसान को एक बड़ी दिक्कत ये आया करती थी कि कई बार वो नहरें क्षतिग्रस्त हो जाती थी, टहल के किसान को पूरा पानी नहीं मिलता था। एक किसान का बेटा होने के नाते सबसे पहले मैंने उस पहले कार्यकाल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हमने सरकार के सामने उस बात को रखा कि इन नहरों को पक्का कीजिए ताकि टहल तक बूंद बूंद पानी का सही सदुपयोग टहल का किसान कर सके। आप लोग जा करके देखिए, आप चाहे सरदारपुरा के हेड पर चले जाओ, चाहे आप बरवाड़ी माइनर के हेड पर चले जाओ, चाहे आप मुंसरी के हेड पर चले जाओ, चाहे भादरा माइनर के हेड पे जाओ, आप जाकर के आज भी देख सकते हो कि उस टाइम का, उसके शिलान्यास का, लोकार्पण का पत्थर आज भी हमारे नाम का लगा हुआ है। हमने उस टाइम इन सारी माइनरों को पक्का करवाने का काम किया, टहल पोर्शन तक उनको पक्का करवाने का काम किया, और आज उन माइनरों में टहल के किसान को पानी जो आता है, वो पानी सही सलामत पानी लोगों को मिलता है, उसकी एक सुविधा मिलती है। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि 1998 में जब मैंने सबसे पहले यहाँ का कार्यभार संभाला, उस समय सिद्धमुख वितरिका यानी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाली सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका, जिसकी मेरे विधायक बनने से पहले एक लंबी डिमांड उस समय यहाँ के किसान कर रहे थे, बड़े आंदोलन जो है उस जमाने में हुआ करते थे। और मैंने उस समय सरकार के समक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी के समक्ष उस बात को मजबूती के साथ रखा, और मेरे उसी कार्यकाल में सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका को न केवल मंजूर करवाया बल्कि उसका निर्माण कार्य भी हमने पूरा करवाया। आज सिद्धमुख और रतनपुरा वितरिका आप देख रहे हैं। स्कूल क्रमोन्नत करवाने का काम भी उस जमाने में किया गया। आज यदि आप नजर डालोगे हमारे 2013 और 2018 के कार्यकाल के दौरान किए जाने वाले कामों पर, एक मांग करीब 25-30 साल से इस इलाके में थी कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
हायर एजुकेशन के लिए उनको या तो हरियाणा जाना पड़ता था या पड़ोस के किसी दूरस्थ स्थान पर जाना पड़ता था, और एक लंबी मांग थी कॉलेज की। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे उस कार्यकाल के दौरान हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने हमारी उस मांग को पूरा किया और भादरा में प्रथम कॉलेज यानी राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि स्कूल कर्मोन्नत करवाने के लिए, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, स्कूल कर्मोन्नत करवाने के लिए 10वीं का स्कूल, चाहे 10+2 का स्कूल हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, शहरी क्षेत्र के लोगों को भी जहां यदि नहीं था तो उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। स्कूल कर्मोन्नत करवाने के लिए जगह जगह चक्कर लगाने पड़ते थे। हमारी पिछली सरकार जब बनी तो हमने मजबूती के साथ इस बात को रखा कि रोज रोज जनता इस बात से परेशान होती है, हमारे छात्र परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, तो एक इस तरह की व्यवस्था हमारे विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लगभग प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में हमने इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी 10+2 के स्कूल खोलने का काम किया, कर्मोन्नत करवा करके 10+2 बनाने का काम किया, और बड़ी संख्या में 10वीं के स्कूल भी उस समय खोले गए। CSC PSC से CSC में कर्मोन्नत भी गांधी बड़ी का आपने देखा उस कार्यकाल के दौरान हुआ। पशुओं के उपकेंद्र खोले गए। गांव में आपने देखा होगा कि हमारी उस सरकार से बनने से पहले खड़वंजा निर्माण की सड़कें हुआ करती थी। CC रोड जिसको हम बोलते हैं वो कहीं कहीं शहरी क्षेत्र में देखने को मिलती थी। और ये भी मैं याद दिलाता हूं कि शहरी क्षेत्र की भी 1998 वाले टर्म में पहली सीमेंट रोड सावा रोड पर वो बनाने का काम भी हमारे कार्यकाल में हुआ था। जब स्टार्ट हुई थी CC रोड, किसी ने देखी थी भादरा में, लेकिन वो शहरी क्षेत्र तक सीमित थी। हमने निर्णय लिया कि गांव में जो कीचड़ वगैरह है उससे निजात दिलाने के लिए गांव का गौरव बढ़ना चाहिए, और बड़े पैमाने पर प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर लगभग हमने ग्रामीण गौरव पथ बनाने का काम किया, CC रोड बनाने का काम किया। और इसके साथ साथ मिसिंग लिंक बड़े पैमाने पर बनाई गई। आपका जहाँ हम बैठे हैं, आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये रोड भादरा बाढ़समंद आप कह लीजिए या रावसर बाढ़समंद इसको कह लीजिए, इस रोड को भी करीब 135 किलोमीटर मेरे ध्यान आ रहा है। इस सड़क का पुनर्निर्माण हमारे समय में जब हम आए थे तो आवागमन के लिए बहुत दुविधा हो रही थी, ये हमारे उस सरकार के समय किया गया। और इसके साथ साथ कामों का जहाँ तक सवाल है, जितना बन पाया विकास के काम करने के प्रयास किए गए। और आज आपने देखा होगा कि हमारे स्थानीय वर्तमान या निवर्तमान कह सकते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय को ढिंढोरा पीटने की आदत पड़ गई है, ढोल बजाने की आदत पड़ गई है। और C65 एक ओवरब्रिज को लेकर के बड़ा भारी हो हल्ला किया गया, बड़ा भारी उसका श्रेय लेने का और एक तरह से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात इन लोगों ने की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अच्छी बात आप C65 बना रहे हो, अच्छी बात है आप किसी निर्माण के लिए स्वीकृति ला रहे हो, हम वेलकम करते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखने वाली है कि पिछले भाजपा के कार्यकाल के दौरान करीब 1.5 दर्जन के करीब रेलवे अंडरब्रिज बनाने का काम हम लोगों ने किया था। और भादरा विधानसभा क्षेत्र का पहला रेलवे ओवरब्रिज बाडी मोड़ पर बनाने का काम हम लोगों के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और आज भी गोगामेडी की सभा के अंदर माननीय नितिन गडकरी साहब पधारे थे। शहर में जो समस्याएं आई हुई है उसके लिए ओवरब्रिज की घोषणा भी हमारी सरकार में बैठे हुए केंद्रीय मंत्री जी करके गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, विकास का काम करवाना, ये विकास का काम करवा करके हम यदि सत्ता में किसी पद पर हमें जनता ने पहुंचाया है तो विकास के काम करवा करके हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। इसलिए ये विकास के नाम पर इस तरह की बात कह करके बार बार जो है ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं है। काम समय अनुसार किए जाते रहें। आगे भी इस भविष्य में सरकार बनेगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद
विकास की गति को और आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। आपके समय में चकबंदी सर्वे शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद में वो बंद हो गया, तो इसके पीछे क्या कारण रहे हो? देखिए, किसी काम को करने के लिए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आपको याद होगा पिछली सरकार के समय, क्योंकि आज सिद्धमुख सिंचाई परियोजना को लंबा समय हो गया, आज भी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में जो गांव, जो सिंचाई का क्षेत्र है, उसमें आज भी बाराबंदी नहीं है, चकबंदी, और ये बार बार जो है कहते हैं पानी थेफ्ट हो रहा है या जो भी दिक्कतें आती है, इस सब का समाधान वास्तविक रूप में यदि देखोगे तो एक ही समाधान है। इसका समाधान ये है कि चकबंदी, किल्लाबंदी, चकबंदी, मुरबाबंदी का काम पूरा हो, और वो काम पूरा होने के बाद बाराबंदी एक तरह से लागू हो, ताकि किसान को अपनी वास्तविक पानी की बारी का पता चले और एक सही सिस्टमिक ढंग से सिंचाई की सुविधा का उपयोग यहाँ के किसान कर सकें और उसका पूरा लाभ किसान को मिले, किसी तरह के विवाद या झगड़े नहीं हो, ये स्थिति बननी चाहिए। इसके लिए पिछली सरकार के समय हमने किलाबंदी, चकबंदी, मुरबाबंदी का काम मेलिया गांव से हमने उसका शुभारंभ किया था और लगभग 75% काम हमारी सरकार के समय हमने पूरा किया। उसके बाद में 2018 के चुनाव आ गए, आचार संहिता लागू हो गई, और आचार संहिता लागू होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को या हम लोगों को जनता ने पुनः चुनकर भेजना उचित नहीं समझा। तो ऐसे हालात में आने वाली सरकार का यह दायित्व बनता था कि उस काम को कंटिन्यू रखे, उस काम में निरंतरता रहे। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ कि इन लोगों ने महज इसलिए कि ये काम बीजेपी शासन के समय का शुरू हुआ है, इस पर बीजेपी का ठप्पा लग जाएगा, फलां चीज ये हो जाएगी, इस दुर्भावना में आकर के एक धेले का काम, प्रगति उस काम में इन्होंने नहीं की। उल्टा इन्होंने कहा हम इस समस्या से निजात दिलाएंगे, पानी की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करवाएंगे। इन्होंने सिंचाई के नाम का थाना, शायद आपने पहली बार राजस्थान में सुना होगा, पूरे राजस्थान प्रदेश में आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बैठे हैं, कहीं आपने सिंचाई का थाना सुना है? नौर के अंदर सिंचाई का थाना खोल करके इन्होंने ये ऐलान किया कि हम पानी की व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर देंगे, जिसकी एफआईआर होने के बाद में जिसकी शायद कोर्ट कचहरी जो है वो रावतसर में स्थापित की गई है। मेरा कहना ये नहीं है कि आप किसी अपराध को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान के तहत आप थाने क्यों खोल रहे, मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं है। थाने तो पहले से 3 थे यहाँ, भादरा, भिरानी और आपके गोगामेड़ी, ये इस क्षेत्र के थाने थे। और कोई भी एक तरह से किसी तरह का अपराध होता है तो उसकी एफआईआर तो उसी धारा दफा में दर्ज होती है, आज भी वही होती है। तो केवल मात्र थाना खोलने से आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते, और यदि हुआ तो बता दीजिए आप, आज भी समस्या यथावत है। अच्छा होता कि ये लोग, ये चुने हुए लोग, वर्तमान की सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किसान हित की बात करते हुए उस काम को यदि कंटिन्यू करती, उस शेष काम को यदि पूरा करवाती, तो आज यहां के किसान को बहुत बड़ा फायदा होता। मैं कहना चाहता हूं ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि यहां की वर्तमान कांग्रेस सरकार और यहां का लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि किसान विरोधी है, जन विरोधी है। 64 नंबर अंडरविल भी इसीलिए नहीं बना कि वो भाजपा का ठप्पा नहीं लगते। देखिए, C64 का जहां तक सवाल है, अब आप पुनः उस बात पे आना चाहते हो जन साहब, मैं कहना चाहता हूं C64 को आप याद कीजिए, ये दिन थे, लगभग इनसे महीने भर पहले होगा, आचार संहिता लगने से महीने 2 महीने पहले होगी। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारी आदरणीय वसुंधरा राजे जी भादरा पधारी थी यात्रा के दौरान, तो उन्होंने हमारे शहरवासियों ने एक उनको अवगत करवाया था कि C64 एक अंडर ब्रिज और दीजिए। और आपको याद होगा कि तुरंत प्रभाव से उन्होंने यहाँ हमारे विद्यालय ग्राउंड के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें सभा के अंदर सरेआम घोषणा की, और न केवल घोषणा की बल्कि उसकी प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृतियां भी जयपुर जाके हाथों हाथ जारी की, उसके वर्क ऑर्डर जारी हुए। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ
कि वर्तमान जनप्रतिनिधि के जो है कि हठधर्मिता मान लीजिए, उनकी निष्क्रियता मान लीजिए, या सरकार का एक तरह से जो बात आप कहना चाहते हो वो बीजेपी के शासन में हुआ है, इस तरह की दुर्भावना मान लीजिए। C64 कब का कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जनता को एक राहत मिलती, लेकिन इन लोगों की जन विरोधी नीतियों की वजह से C64 लगातार लंबित होता गया और आज समस्या आपके सामने है। संजीव जी, जिस प्रकार से आपके शासनकाल में भावनगर जो गौरवपथ रोड बनी थी, अन्य सड़कें भी बनी थी और लगभग अभी तक वो चल भी रही है, ऐसी क्या तकनीकी थी उस समय और ऐसा क्या अभाव है इस समय कि सड़कें 1 महीने भी नहीं चल पाती? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग देखिए, जब भी सरकार में आने का जनता हमें मौका देती है, हमारी पार्टी की सरकार पिछली बार भी थी, हमारा एक काम का जहाँ तक सवाल है, काम के अंदर सवाल ये नहीं है कि आप संख्या में कितना काम कर रहे हो, काम के विकास में ये होना चाहिए, काम के अंदर क्वालिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारी सरकार के समय जो काम हुए, हो सकता है कंपेरेटिवली कहीं कम या कहीं ज़्यादा हो गया होगा, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जहाँ भी काम हुआ, आज ग्रामीण गौरवपथ जहाँ बने हुए हैं, आज जाकर के आप यदि देखोगे तो पानी का कनेक्शन करने के लिए PHD से कोई कनेक्शन लेता है ना, पानी की टूटी लगाने के लिए, उसमें जो एक तरह से होल करके जो कनेक्शन लेता है नीचे पानी पेयजल सप्लाई का, पूरा दिन लग जाता है उसको, एक सुराख ड्रिल लेके लगता है ना, उसको खोदने में पूरा दिन लग जाता है और वो सड़कें नहीं टूटती। आज जाकर देखिए ग्रामीण गौरवपथ, कहीं भी आपको क्षतिग्रस्त नजर नहीं आएगी। मिसिंग लिंक सड़कें जो हमने बनाई, आज ये सड़क आपके सामने सड़क आप देख रहे हो, आज तक कितना टाइम हो गया, आज तक सड़कें क्षतिग्रस्त नहीं हुई। और इस राज्य के अंदर ये आप लगातार देख रहे हो, ये कहते हैं सोशल मीडिया पे, मैं कई बार मुझे दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कार्यकर्ता बंधु के काले नागन जैसी सड़कें बना देंगे, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, यूं इस तरह से बातें, क्योंकि इनको आदत है ढोल पीटने की और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की, इन लोगों को आदत लग चुकी है। अब ये इनकी क्वालिटी देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, चाहे मिसिंग लिंक हो, चाहे आपके शहर का कोई निर्माण कार्य हो, सब जगह आप जाओगे, हफ्ते 10 दिन पहले कार्य होता है और 15 दिन बाद उसमें मरम्मत की आवश्यकता पड़ जाती है। ये इसलिए हो रहा है कि ये लोग क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते। और मैं ये भी बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ये नौबत क्यों आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि सड़क निर्माण का कार्य हो या कोई दूसरा निर्माण कार्य हो, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। भादरा की सीवर का जहां तक सवाल है, ये शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है। सीवरेज का कार्य लगातार इन्होंने लंबित भी किया। आज जगह जगह पूरे शहर के अंदर देखिए, जगह जगह से चैम्बर धंस रहे हैं, सड़कें टूट रही है, गंदे पानी का एक आलम बन चुका है और पूरा शहर इस समस्या से त्रस्त है। मैं कह सकता हूं कि यहाँ की सीवरेज व्यवस्था कंप्लीटली फेल हो चुकी है। वो इसलिए हुआ कि उसमें भी वर्तमान शासन के दौरान उस कार्य के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और आज एक तरह से शहर को नरकीय जीवन जीने पर विवश कर दिया गया है। और इसके साथ साथ न केवल एक बाधा उत्पन्न होने, जगह जगह टूटना, क्षतिग्रस्त होना, चैम्बर धंस जाना, बिल्डिंगों में, दुकानों में दरार आ जाना, पानी नीचे बिल्डिंगों में चला जाना, न केवल यहाँ तक सीमित, बल्कि आपने अनेक वार्डों में देखा होगा कि हमारा पेयजल का पानी सीवरेज के साथ मिक्स होकर के और गंदा पानी पीने के लिए भी लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्दशा कोई हो नहीं सकती। भादरा कस्बे के लिए पानी की एक स्कीम लाई थी और उसका फिर आगे क्या था? नहीं, देखिए, हम लोगों ने जो पीने के पानी की समस्या, विशेष करके गर्मी के मौसम में पानी जो हमारा स्टोरेज होता है, पानी की कमी आ जाती है, जिससे पानी नियमित सप्लाई में नहीं दिया जाने की स्थिति बन जाती है। तो हमारे समय में जो आप जिस बात की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है, हमारा उस समय एक
सोच रहा था कि जैसे पानी हमारा अमर सिंह सिस्टम से जो वर्तमान में भादरा में जो पानी सप्लाई जो आता है, हरा पानी पीना पड़ता है। वो पानी का चैनल जो बना हुआ है आने का, पानी का जो स्रोत है वो अमर सिंह सिस्टम से है। चूंकि अमर सिंह सिस्टम 15 दिन चलता है, 15 दिन बंद हो जाता है और उसके बाद 15 दिन हमारी सिद्धमुख सिंचाई की नहर चलती है। तो एक इस तरह का प्रपोजल उस समय लिया गया था, हमने दिया था, एक मांग हमने की थी कि 15 दिन जब अमर सिंह चलती है तो हमारा चैनल चल रहा है, और सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली जो 15 दिन चलती है उससे भी एक आउटलेट लेकर के पीएचडी के लिए और एक और चैनल वहाँ से या पाइपलाइन वहाँ से लेकर के आई, ताकि पूरा महीना पानी चाहे अमर सिंह में चल रहा हो चाहे सिद्धमुख में चल रहा हो, लगातार पानी स्टोरेज हमारे वाटरवर्क्स में होता रहे और इस शहर में पानी की पीने की समस्या नहीं आई। वो हमने प्रस्ताव बना के उस समय दिया था। और उसके बाद हमारी सरकार, चूंकि चुनाव हो गए, आचार संहिता लग गई, सरकार चली गई, स्कीम को रोक दिया गया। तो उस स्कीम पे अभी तक मैं ये नहीं कहता, अगर प्रगति होती तो आपके सामने आ जाती, अगर उसमें कोई प्रोग्रेस होती तो आपके सामने आ जाती, लेकिन शायद इन्होंने उस काम को प्राथमिकता नहीं दी। अब दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, पेयजल का आपने जिक्र कर दिया, जल जीवन मिशन, ये जो अभी गांव के अंदर आप देख रहे हो अनेक जल प्रदाय योजनाएं बनी हैं, जगह जगह पाइपें, जगह जगह पाइपों के ढेर आप देख रहे हो, इसका भी एक ढिंडोरा पीटने का काम लाल झंडे वाले कर रहे हैं कि देखिए हमारे समय में इतनी पाइपें आ गई, हमने इतनी योजनाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपकी मेहरबानी से नहीं आई। ये जल जीवन मिशन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस योजना को लेकर के आए। उन्होंने इस योजना को लागू किया है कि 2024 के दिसंबर तक भारतवर्ष में किसी भी इलाके का व्यक्ति पेयजल से वंचित ना रहे और हर घर में नल के द्वारा शुद्ध जल पीने का उसके घर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जल जीवन मिशन योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में लागू की। उसका फायदा निश्चित रूप से लोगों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये कहते हुए भी तकलीफ है कि जल जीवन मिशन योजना में भी राजस्थान की सरकार का आशातीत सहयोग ना मिल पाने की वजह से, या यहां वही बात फिर आ जाती है कि चूंकि ये योजना भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की दी हुई है, इसलिए राजस्थान की वर्तमान सरकार ने जगह जगह जल जीवन मिशन में बाधाएं उत्पन्न की है। और जो प्रगति आज देश भर में जल जीवन मिशन योजना को लेकर के हो जानी चाहिए थी, चूंकि इस योजना से जुड़े हुए मंत्री भी हमारे राजस्थान प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी मंत्री, उन्होंने खूब पैसा इस काम के लिए स्वीकृत करने में खुले हाथ से उन्होंने जारी किया, लेकिन फिर भी जो एक रेशा, जो एक अनुपात में पैसा राजस्थान सरकार का वहां जाना चाहिए था, वो समय पर ना देने की वजह से, जगह जगह उसमें बाधाएं उत्पन्न करने की वजह से जो परिणाम आज जल जीवन मिशन योजना का आ जाना चाहिए था वो नहीं आ पाया। ये भी इस सरकार की एक विफलता मैं राजस्थान सरकार की मानता हूं। और जहां जहां काम हुए जल जीवन मिशन में, उसमें भी इन लोगों ने, जैसे ढाणियों में कनेक्शन देना हुआ, मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करना चाहता हूं, इन्होंने दलगत राजनीति में फंस करके इन्होंने लोगों के साथ भेदभाव भी किया है और इस प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है। इसलिए जो आज काम हो जाना चाहिए था उस काम में बाधा उत्पन्न हुई। आप पर सर निरंतर आरोप लगते आए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने हर भाषण में एक बात कहते हैं कि मैंने जोड़ और गोचर पर कब्जे नहीं करवाए। आपकी आज तक जोड़ पर कब्जों में या गोचर भूमि की इन बातों के ऊपर आज तक आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कितनी सर इन बातों में सच्चाई है, क्या आप कहना चाहेंगे? इस बात में किसी तरह की सच्चाई नहीं है। ये केवल राजनीतिक दबेस्ता से राजनीतिक आरोप लगाने का ये काम कर रहे हैं, बाकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं एक बार आप समझ नहीं पाए मेरी बात को, मैंने पहले भी कहा है, निकले हैं जो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, उनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं, उनको देख लेना चाहिए। आपने क्या किया है, आपने क्या दिया है भादरा के अंदर? एक तरह से
झूठ और लूट का लाइसेंस आपको भादरा में मिल चुका है और लगातार आप झूठी बातें लोगों के सामने कर रहे हो, लोगों पर झूठे आरोप लगा रहे हो, किसी आरोप में सच्चाई नहीं है। फसल बीमा को लेकर आपकी क्या विचार? देखिए, फसल बीमा योजना, थोड़ा सा तो मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा। आपने अच्छा सवाल किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर एक बहुत बड़ी सौगात भारतवर्ष के किसानों को दी और उसका बहुत बड़ा लाभ पूरे देश भर के किसानों को मिल रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जब से ये योजना लागू हुई उस समय हम सरकार में थे। 2018 के चुनाव से पहले आप आंकड़ा निकाल लीजिए, लगातार फसल बीमा योजना का बड़ा लाभ भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान को मिला और एक साफ सुथरा बीमा जो है यहाँ के लोगों को मिला। 2018 के बाद में मुझे ये कहते हुए तकलीफ है कि जिस फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को भ्रमित करके लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने यहाँ सत्ता हासिल करने का काम किया, उनके आने के बाद आपने देखा होगा 2018 के बाद अब तक जो भी फसलें आई, हर फसल के दौरान फसल बीमा के लिए लगातार लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। कभी एसडीएम कार्यालय के आगे, कभी डूंगराना में, कभी रामगढ़ में, अनेक जगह धरने प्रदर्शन हुए। एक भी साफ सुथरा बीमा एक भी फसल का नहीं आया। अभी जो बीमा आया है चूरू जिले में, आप चूरू विधानसभा क्षेत्र का, चूरू का आप हिसाब लगा लीजिए, भादरा का हिसाब लगा लीजिए, वहाँ 5 गुना ज्यादा बीमा लोगों को मिला है। अरे मुझे तो ये कहते भी अजीब सा लग रहा है मुझे, और बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के लाल झंडे वाला प्रतिनिधि जो केवल बीमा बीमा बोलता है, बल्कि इस योजना का नाम तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कभी नाम सुना आपने उनके श्रीमुख से? मैं पूछना चाहता हूं आप सबको, कभी आपने माननीय विधायक महोदय के श्रीमुख से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम सुना क्या? एक ही ढिंडोरा पीटते हैं, हमने बीमा दिला दिया, हमने क्लेम दिला दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लेने में भी उनको दिक्कत आ रही। तो मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में उसको लेकर के आए थे, राजस्थान की सरकार में बैठे हुए लोगों ने, राजस्थान सरकार में के इशारे पर यहाँ के अधिकारियों ने फसल बीमा के अंदर अनेक तरह की रुकावटें पैदा की। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो बीमा क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था, उस बीमे को जब क्या बोलते हैं उसको सैटेलाइट के आधार पर दिया गया, तो क्यों नहीं ये लोग स्टैक कमेटी के अंदर गए? स्टैक की जो एक कमेटी बनी हुई है उसमें अपील होती है हर तरह की, तो ये लोग वहां क्यों नहीं गए? भाई मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं हम आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं, हमें राज नहीं आवाज चाहिए, इस तरह की बात करके आप सत्ता में आए हो, तो आपने क्यों नहीं ये मांग की कि भादरा क्षेत्र के अंदर आप जो है क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा देने के बजाय आप सैटेलाइट से बीमा क्यों दे रहे हो? क्यों हमारे किसान का गला घोटने का काम कर रहे हो? मैं कहना चाहता हूं ये इसलिए किया गया है, इस पे क्यों नहीं गौर किया गया, क्यों नहीं आवाज इन लोगों ने उठाई? मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि यहां का जनप्रतिनिधि और सरकार में बैठे हुए लोग और उनके इशारे पे काम करने वाले अधिकारी बीमा कंपनी से मिले हुए हैं। बीमा कंपनी से इन्होंने बड़ी मिलीभगत कर रखी है और मिलीभगत करके बीमा कंपनी को बड़ा लाभ पहुंचाने का काम इन्होंने किया है और किसान का गला काटने का काम इन लोगों ने किया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर भादरा विधानसभा क्षेत्र में और इस जिले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सर, आप पे लगातार ये भी आरोप रहता है और बलवान भूनिया हर भाषण में ये बात भी कहते हैं कि मैंने विधानसभा में आपके लिए आवाज उठाई है, मैंने हर जो एक जरूरी प्रश्न था वो प्रश्न मैंने आपके लिए विधानसभा में रखा है, आप ऐसे जनप्रतिनिधि को भेजे तो आपके। देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ चुनाव के जरिए
आप अपना जनप्रतिनिधि चुन करके भेजते हो, यहाँ की जनता भेजती है, जनता जनार्दन भेजती है। तो विधानसभा में जो माननीय सदस्य क्षेत्र का होता है उसको जन समस्याएं भी सुननी पड़ती है, जनता के बीच सुख दुख में भी आना जाना पड़ता है, जनता से जुड़ाव भी रखना पड़ता है, विकास के काम भी करवाने पड़ते हैं, क्षेत्र के दौरे करके जन समस्याएं भी सुननी पड़ती है, जन समस्याओं का निवारण भी करवाना पड़ता है। और इसके साथ साथ विधानसभा में जाकर के इलाके की समस्याओं को और अनेक तरह के सवाल वहां उठा करके क्षेत्र को उस बात का लाभ मिले, ये प्रयास लगातार चुने हुए विधायक को करना पड़ता है। ये उसका काम है, उसकी ड्यूटी है। और विधानसभा में बात को रखना एक विधायक का अधिकार है। मैं पूछना चाहता हूं, एक तो जब हम विधानसभा में थे तो लाइव प्रसारण का भी सिस्टम नहीं था, अब लाइव प्रसारण का सिस्टम भी आ गया। दूसरा, चूंकि हम लोग जब विधानसभा में थे, मुझे याद है 98 में जब मैं था तब तो 153 की संख्या हमारी थी, एक विधायक दल होता है पूरा हमारा, और पिछली बार 163 थे, तो हमारा विधायक दल होता है हर पार्टी का। उसको शून्यकाल के दौरान किसी बिल आता है तो उस बिल पर बोलने का, बजट पे बोलने का, दूसरे विषयों पर बोलने का समय निर्धारित विधायक दल के अंदर होता है। और विधायक दल के अंदर किस पार्टी को इस विषय पर बोलने का कितना समय दिया जाएगा, ये विधानसभा अध्यक्ष जी चीफ विप से, पार्टी से संबंधित जो चीफ विप होता है उनको पूछ करके वो निर्धारित करते हैं कि फला पार्टी का इतना समय इस विषय पे बोलने का रहेगा। और उसको हमारे मुख्य सचेतक जी जो होते हैं वो फिर डिवाइड करके तय करते हैं कि इस विषय पे फला फला माननीय सदस्य बोले। वो तो पार्टी का डेकोरम है, वो पार्टी का एक सिस्टम है। तो चूंकि एक तो ये भाई हमारी बड़ी पार्टी थी, मैं तो दोनों बार ही बड़ी पार्टियों से विधायक रहा हूं, अब ये भाई इनका तो विचारों का कभी एक आती है कभी दो आती है, कहीं लोगों को गुमराह करने में जहां ये कामयाब हो गए वहां से ये बन के आ जाते हैं। अब ये इस पिछली विधानसभा में 2 थे, तो जो पार्टी का एक समय है, तो मेरे को लगता है शायद स्वास्थ्य कारणों से या बुजुर्ग होने की वजह से दूसरे विधायक महोदय ने तो अपना समय भी इनको दे दिया, तो बोलते गए। और लाइव प्रसारण आ रहा है, आप लोग कहते हो कि फला विषय बोल रहे। मैं कहना चाहता हूं, सिस्टम की बात जहां तक है, सवाल की बात जहां तक है, विधानसभा में तो प्रश्न हम लोग पूछते हैं, नियम के तहत पूछे जाते हैं, नियम के हिसाब से सदन चलती है। ये कागज ये मेरा बनाया हुआ नहीं, इस कागज को आप पढ़िए, ये विधानसभा का कागज, ये डॉक्यूमेंट विधानसभा का है। विधानसभा में सवाल पूछने की जो बात है, 14वीं विधानसभा, मैं 14वीं विधानसभा का सदस्य था पिछले शासनकाल के दौरान, और आज हमारे माननीय निवर्तमान विधायक महोदय आदरणीय बलवान पूनिया जी 15वीं विधानसभा के सदस्य हैं। 14वीं और 15वीं का तुलनात्मक अध्ययन आप इसमें कर सकते हो। हमने 14वीं विधानसभा जिसका मैं सदस्य था, इसमें लिखा हुआ है नीचे संजीव कुमार 175, ये हमारा नंबर होता है। तारांकित प्रश्न संख्या, तारांकित प्रश्न पूछे हमने 212, अतारांकित 250, कुल प्रश्न पूछे मैंने विधानसभा में 462। मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान 14वीं विधानसभा में मैंने प्रश्न पूछे 462 कुल सवाल। अब मैं आता हूं 15वीं विधानसभा पर, माननीय बलवान पूनिया जी के कार्यकाल के दौरान जो इन्होंने सवाल पूछे, माननीय साहब ने तारांकित प्रश्न 203 है, तारांकित 156, अंत्य 70 प्रश्न 3, कुल प्रश्न पूछे 362। यानी मैंने 100 सवाल ज्यादा पूछने का काम किया है। 100 सवाल मैंने, ये कागज मेरा बनाया हुआ नहीं, ये कागज मैं आप प्राप्त कर सकते, मेरे पास कॉपियां पड़ी। मैंने सवाल पूछे 14वीं विधानसभा में संजीव कुमार के सवाल 462 प्रश्न और बलवान पूनिया जी के 362। तो मैं कहना चाहता हूं कि 100 प्रश्न मैंने ज्यादा पूछे थे। तो किस आधार पर कह सकते हैं ये लोग
कि हमने आवाज ज्यादा उठाई? ये कागज आप ले सकते हो, कॉपी दे देंगे। कॉपी आपको दे दें। संजय जी, एक सर बड़ा मामला इन दिनों भादरा में सुर्खियों में, पूरी जनता इस वक्त आपको सुन पा रही होगी। चंदन की एक बहुत बड़ी तस्करी जो है वो पकड़ी थी और लगभग 20 करोड़ से ज्यादा का चंदन पुलिस ने प्राप्त किया। उसी जगह से सर शराब भी प्राप्त की थी। ऐसे में पूरी जनता आपको सुन पा रही है। अब हालांकि कार्रवाई होना संभव ही नहीं है और तार भी कहीं ना कहीं वर्तमान राज से उनके जुड़े हैं। अब क्या सर, अगर आप जीतते हैं, क्या आपकी सरकार आती है तो क्या उन पे भाई साहब क्या सवाल पूछे हो, किस तरह का सवाल पूछे हो? बर्बाद गुलिस्तान करने को तो एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? क्या सवाल पूछे हो? देखिए, आपने आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो जो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा में आए, सबने अपने अपने हिसाब से काम किया। मैं सबका मान और सम्मान करता हूं। और एक चीज का ध्यान रखा गया कि भादरा में भाईचारा बना रहे, आपस में प्रेम प्यार बना रहे। राजनीति अपनी जगह है, सामाजिकता अपनी जगह है, और कम से कम कानून और व्यवस्था बनी रहे ताकि लोग अपना काम आराम से करें। एक अमन चैन शांति भाईचारा इलाके में बना रहे, सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण इलाके में बना रहे। ये प्रयास किया जाना चाहिए, लोगों ने किया भी। लेकिन आज इस जो सवाल आपने पूछा, इस कार्यकाल के दौरान पहली बार आपने देखा होगा चिट्टा तस्करी। चिट्टा तस्करी, चिट्टा जैसे मादक पदार्थ का नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। बड़े पैमाने पर पूरे बॉर्डर एरिया में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, मेडिकेटेड नशे की तस्करी, और तो और कोई माफिया सुने होंगे आपने, लेकिन चंदन तस्कर, चंदन माफिया, डीजल के पेट्रोलियम पदार्थों के का बड़ा भंडार, यानी अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के तस्कर, भूमाफिया, वो भी राज खुलने वाला है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी तो भूमाफिया भी आने वाले हैं। ये कौन लोग हैं, किन लोगों का नाम आया है एफआईआर में? आपने पढ़ी होगी, करणपुरा में पिछले दिनों पत्रकार महोदय आप बैठे हो, आपने पढ़ा किन लोगों के नाम आए? कौन लोग? आपने हैं, छापे पढ़ रहे हैं ना? और मैं कहना चाहता हूं, बड़े फकर के साथ कुछ लोग कहा करते थे कि आचार संहिता, कौन सी आचार संहिता, आचार संहिता जेब में रखते हैं, ये वो। क्यों? पोल आयरन लग गई चोड़े, आचार संहिता का पता चलने लगे आपको? ये धड़ाधड़ आचार संहिता जैसे ही लगी, चंदन के तस्कर पकड़े गए, डीजल के अवैध पेट्रोलियम पदार्थों को बड़े पैमाने पर बेचने वाले तस्कर पकड़े गए, नशे की गोलियां बेचने वाले होंगे शायद दयानंद जी खोखेवाड़ा, दयानंद जी खोखेवाड़ों पर आरोप लगाने वाले लोग थे। कौन लोग थे? मेडिकेटेड नशे में पकड़े गए। ये सारे तस्कर पकड़े जा रहे हैं। मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने क्या, अरे भाई पुलिस क्यों खड़ी करोगे? पुलिस खड़ी तो तब होती है ना कि कानून व्यवस्था हमें मजबूत करनी होती है। हम पुलिस रखते थे गुंडों के लिए, हम पुलिस रखते थे तस्करों के लिए, हम पुलिस रखते थे कानूनी व्यवस्था के लिए, हम पुलिस रखते थे भाईचारा बना रहे, अमन चैन बना रहे, सुख की सांस लोग जिए, यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव और प्रेम प्यार बना रहे, इसलिए पुलिस रखते थे। पुलिस बनी हुई किस लिए? आप पुलिस क्यों रखोगे? नशे बिकवाई, आप पुलिस क्यों रखोगे? आपने चिट्टे की तस्करी करवाई, आप पुलिस क्यों रखोगे? सड़क पे खड़ी आपने चंदन की तस्करी करवाई, आप पुलिस खड़ी क्यों रखोगे? आपने डीजल का अवैध कारोबार फैलाया, आप पुलिस क्यों रखोगे? आपने मेडिकेटेड दवाइयां बिकाई। लगातार यहाँ की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई है, इसकी वजह से अपराध बढ़ा है और अपराध में बढ़ोतरी हुई है। संजीव जी, 5 साल में जिस प्रकार से किसानों के ऊपर फसल बीमा क्लेम में भी चोरी के आरोप लगे हैं
और सिंचाई पानी के भी चोरी के आरोप लगे हैं, तो क्या ये टैग आप हटाने में कामयाब रहेंगे? किस प्रकार के भाई साहब, पानी की या आप कौन सी चोरी का जिक्र कर रहे हो? फसल बीमा फसल बीमा की चोरी और पानी चोरी का आप जिक्र कर रहे हो। यहाँ आए दिन मोटरसाइकिल चोर के ले गए लोग, कई सैकड़ों की संख्या में इस क्षेत्र से व्हीकल उठा करके ले गए। चोरियां बड़े पैमाने पर हुई, लोगों के घरों से बेशकीमती सामान लोग ले गए। और यहाँ चोरी, चंदन की चोरी, यहाँ डीजल की और पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी, यहाँ चिट्टे जैसे पदार्थ की बिक्री, या मेडिकेट नशे की बिक्री। क्या इसको आप मतलब कानून व्यवस्था के रूप में देखोगे तो क्या ये चोरियां पर्याप्त नहीं है इन लोगों के लिए, इन लोगों के ढिंढोरा पीटने वालों के लिए? इनको देखना चाहिए। और पानी चोरी का और ये जो चीज़ आप कर रहे हो, देखिए सरकार जिसकी होती है उसका दायित्व होता है कि वो हर चीज़ को व्यवस्थित रखे और हर चीज़ को चोरी। वैसे मेरा मानना ये है कि कोई भी सरकार का कहीं भी कानून में कहीं भी ये उसका राज धर्म नहीं बढ़ता कि वो चोरी करवाए। श्रीमान जी, आपको अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और माना जाता है कि कई पार्टियों में कई दावेदार होते ही हैं। सुनने में आ रहा है कि कुछ एक जो दावेदार अपनी जता रहे थे तो वो अपना अलग रास्ता भी इख्तियार करना चाह रहे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, कोई अगर बगावत हो जाती है तो भाजपा पार्टी किस रुख पर जाती है, या उनको लाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आप उनसे मिले हो क्या सर? देखिए, हमारी पार्टी एक अनुशासन वाली कैडर बेस्ड पार्टी है और बहुत सोच समझ के निर्णय पार्टी हमेशा करती रहती है। टिकट मांगने का जहाँ तक सवाल है, पार्टी के कार्यकर्ता का, प्रत्येक कार्यकर्ता का एक हक होता है, एक अधिकार होता है टिकट मांगने का। प्रत्येक कार्यकर्ता का टिकट मांगने का अधिकार होता है और निर्णय करना आला कमान का काम होता है। और चूँकि ऐसा कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसमें टिकट मांगने वालों की लंबी लिस्ट नहीं होती है, होनी भी चाहिए ताकि एक अच्छा सिलेक्शन पार्टी कर सके। और यहाँ से जो टिकट मांगने वाले साथी हमारे जो भी हैं जिन्होंने मांगी, वो बहुत ही सम्मानित हमारे परिवार के, पार्टी रूपी परिवार के सदस्य हैं। मैं उनका बहुत मान और सम्मान करता हूँ। अब चूँकि पार्टी ने फैसला ले लिया तो हमारी अनुशासित पार्टी है, इसमें सबसे संपर्क किया जा चुका है। और मेरा ये मानना है कि इस प्रदेश में एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए, इस कुशासन का इस राजस्थान से अंत करने के लिए, इस जन विरोधी कांग्रेस की सरकार को इस राजस्थान प्रदेश से विदा करने के लिए, और एक बहुत ही मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार, पिछले चुनाव के समय आज भादरा के हालात क्यों खराब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सत्ता बदकिस्मती से पिछले चुनाव में लोगों ने नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। तो ऐसे नकारा लोगों को भादरा से विदा करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि जो भी साथी, हमारे सम्मानित साथी टिकट मांगने वाले हैं, वो और हम सब मिलकर के काम करेंगे और वो सब मिलकर के पार्टी का सहयोग करेंगे, पार्टी के साथ मिलकर के काम करेंगे ताकि यहाँ से इस जन विरोधी राज का और इस कुशासन का अंत हो सके। और मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ लगा और हम सब एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। संजीव जी, कानून व्यवस्था की बात करता हूं, जैसे आप यहाँ से विधायक बनते हैं, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो भादरा विधानसभा के लिए आपकी क्या प्रतिबद्धताएं रहेगी, क्या प्राथमिकता रहेगी, ये थोड़ा जहाँ तक चुनाव का सवाल है, यदि चुनाव के बाद हमारी सरकार बनने के बाद में हम लोग जनता की जो भी उम्मीदें और जो भी अपेक्षाएं हमारे से रहेगी उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा सुशासन देने का प्रयास करेंगे, यहाँ की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ शांति के साथ अमन चैन और भाईचारा बना रहे, सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो, सबको अपना काम करना, अच्छी तरह से अपना काम करें।
तो अच्छी कानून व्यवस्था इस इलाके को मिले। सिंचाई की जो परेशानियां हैं, विशेष करके इस इलाके में सिंचाई की समस्याएं बहुत बड़ी है, उनका समय रहते निदान हो। बिजली की समस्याएं हैं, उनका समय रहते निदान हो। और जो भी जन समस्याएं उभर करके इस वर्तमान कुशासन के दौरान जो जन समस्याएं उभर करके आई है, उन जन समस्याओं का निवारण हम मजबूती के साथ कर सकें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक अच्छा सुशासन देने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता बड़ी उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधि चुनती है और ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। और संजय जी, आपके कार्यकाल में भादरा कस्बे में 3 सुलभ शौचालय बने और ग्रामीण जनता जो आती थी उनको बड़ी परेशानी से आपने सुविधा दी। लेकिन आज हालात ये है कि सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ तो आदमी पेशाब भी नहीं कर सकता, जब करोड़ों रुपयों का वो था। इसी प्रकार से कई एक और है, तीनों की ऐसी स्थिति है। इसके बारे में आप अगर विधायक बनते हो तो उसके आगे के जो आपका कार्यकाल का उस आगे के लिए बताओ। सुलभ शौचालय का जिक्र कर रहे हो आप। सुलभ शौचालय एक तरह से पहली बार भादरा में हमारी पिछली सरकार के समय हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने इस तरह की सुविधाएं शहरी क्षेत्र में मिले। इसी प्रयास के तहत यहाँ सुलभ शौचालय, एक तो हमारा गांधी पार्क पास और एक वो जो पुराना स्कूल हुआ करता था वहाँ, ये उस टाइम मंजूर किए गए थे और बड़े अच्छे ढंग से बजट दे करके एक अच्छा आधुनिक उसमें जो है, हाँ मतलब सारी सुविधाएं हो और एक बड़ा सुंदर तरीके से उसको बनाया जाए, साफ सुथरा रहे, ऐसा वो बनाया गया था उस समय। लेकिन उसमें अब कोई इसको संचालन करना, इसको चलाना, उसका रख रखाव करना, ये सारा का सारा स्थानीय निकाय का काम होता है। तो मेरे ख्याल से जो ध्यान आप आकर्षित कर रहे हो कि उसके रख रखाव में कोई कमी आई है, तो निश्चित रूप से जिस बात को लेकर के हम पिछली सरकार के समय चले थे, हम भी उसकी अगर अच्छी व्यवस्था नहीं बन पा रही उसको देखते तो हमें भी दुख होता है। आगे हमारा प्रयास रहेगा कि उसमें पूर्णतः सुधार। संजय जी, कानून व्यवस्था की आप बात करा तो पिछले यानी आचार संहिता लागू पहले एक बड़ी बात कही जाती है कि भादरा बहुत शांतिपूर्ण है। जी ही आचार संहिता लागे पिछले 3 दिन में अवैध डीजल पकड़े जावे, गोगामेड़ी क्षेत्र में हथियार पकड़े जावे, हरियाणा बॉर्डर पर तस्कर पकड़े जावे। तो क्या लगे था कि कानून ने जो दबा रखे या कानून एक मुंह पर के वापस आए हैं, क्यों तस्कर आनो लगातार बाहर आनो? ऐसा नहीं है। देखो, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के अंदर जब उथल पुथल हुई और अशोक गहलोत साहब और माननीय सचिन पायलट साहब की कुर्सी का विवाद जो सर्वविदित रहा पूरे देश भर में, तो उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कुर्सी कैसे बचे उसका प्रयास किया गया और उसके तहत कुछ लोगों की लॉटरी खुल गई। राजस्थान प्रदेश में कई ऐसे विधायक जो या तो निर्दलीय या बसपा से आए हुए या हमारे ये लाल झंडे वाले भी 2, तो इन लोगों को एक मौका मिला और इन्होंने सरकार में बचाने में गहलोत साहब का कहीं न कहीं साथ दिया। तो एक बहुत बड़ा मेरा मानना, जहाँ तक मेरी सोच है कि शायद बहुत बड़े एहसान के तले यहाँ की सरकार दब गई और उस कुर्सी को बचाने के चक्कर में और उस कुर्सी को बचाने के इनाम स्वरूप एक तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान प्रदेश में कुछ लोगों को, कुछ विधायकों को लूट और झूठ का खुला लाइसेंस दे दिया और इन लोगों ने राज के नशे में आकर के, राज का आशीर्वाद लेकर के लूट और झूठ की खुली दुकानें खोल दी।
और इन लोगों ने राज का नशा दिखा करके, राज का रोब दिखा करके न केवल आमजन को प्रताड़ित और परेशान करने का काम किया, न केवल दलगत राजनीति में फंस करके अपनी विचारधारा से मेल नहीं खाने वाले लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया, न केवल आमजन की आवाज, विशेष करके मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ पढ़े लिखे लोग अपनी बात रखते हैं। किसी ने इनके खिलाफ बोला तो उसको उठा करके पुलिस ले गई, उसके खिलाफ मुकदमा लगाया गया। न केवल इन लोगों ने ऐसा कुछ प्रयास किया, बल्कि इन लोगों ने, यहाँ के लाल झंडे वाले प्रतिनिधि ने कर्मचारियों और अधिकारियों को भी भेजा दबाने का काम किया। कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया गया और अनावश्यक दबाव बना करके जो अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी और कर्तव्य बढ़ता था, उससे भी, उस पर भी दबाव बना करके उससे विमुख करने तक का प्रयास इन लोगों ने किया। और विशेष करके मैं कहना चाहता हूं कि ये हालात इसीलिए बिगड़े कि अधिकारी इनके दबाव में काम करता गया। कई बार धरने प्रदर्शन के दौरान आपसे भी मेरे को रूबरू होने का मौका एसडीएम कार्यालय आगे मिला। मैंने अपनी तरफ से जोड़ के ये बात नहीं कही थी। मैंने कहा था कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के स्थानीय सरकारी कार्यालय इस तरह से काम कर रहे हैं। मैं मेरी बात याद दिलाना चाहता हूँ, इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि सरकारी कार्यालय नहीं होकर के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय चल रहे हो, सीपीएम के कार्यालय चल रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक कहा था, एसडीएम महोदय भी वहाँ थे, हमारे डीएसपी साहब सारे अधिकारी थे, मैंने तो यहाँ तक भी कहा था कि आप लोग जनता की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, और मुझे ये भी पता है क्यों नहीं सुनना चाहते, आप पर भारी दबाव है। तो कार्यालय का बोर्ड हटा करके आप सीपीएम का झंडा लगा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तक मुझे कहने के लिए विवश होना पड़ा। ये मैंने मन से जोड़ के नहीं कही थी। आरोप संजीव धर्मराय भी लगा कि संजीव थारो नाम ले गए जो पिछले 4.5 साल तक कर्मचारियों को ट्रांसफर, सुनिए, कर्मचारियों को ट्रांसफर के नाम पर किस तरह से कर्मचारियों को दबाया गया है, किस तरह से ट्रांसफर का भय दिखाया गया है, और किस तरह से जिन लोगों का तबादला हुआ उनके साथ मैं सरेआम कहना चाहता हूं कि उन लोगों को चांदी के मुकुट पहनाने पड़े, मालाएं डालनी पड़ी, और जगह जगह रैलियां सभाएं होती है। तो आज तक आचार संहिता लगने के बाद शायद बेचारे कर्मचारियों को कोई रिलीफ या राहत जरूर मिली होगी, मेरा मानना है। गाड़ियां भेजो, गाड़ियां तक जो सभा में आती है वो उनको दबा करके उनसे गाड़ियां तक मंगवाई गई। तो मेरा कहने का मतलब है कर्मचारियों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय, और कर्मचारी भाइयों के ऊपर भी बहुत बड़ा एक तरह से दबाव, अनावश्यक दबाव, तंग और परेशान करने का काम यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने किया। पिछले 4.5 साल में 2 बड़ा आरोप लगे जी, एक राशन डीलर को और दूसरो दलाल के। थाना में एसडीएम कोर्ट में दलाल बिठाए रखे करता, और राशन डीलर है जो गरीब और हक खा जाया करता। पिछले 4.5 साल में थाने के देखने में मिले है, कोई तथ्य सामने आया है? 4.5 साल में आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी कार्यालय में, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, नगर पालिका हो, किसी आम जन का काम इन्होंने करने दिया है क्या? आप तो बात करते हो कि बैठे रहने की। ये लाल झंडे वाले इनके कार्यकर्ता, इन्होंने कब्जा कर रखा है, हर कार्यालय पर कब्जा करके रखा है इन्होंने, राज के नशे में, क्योंकि ऊपर से आशीर्वाद था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और आमजन काम करवाने के लिए वहां अपने जायज काम के लिए भी गया तो उनके काम तक इन लोगों ने नहीं होने दिए। अब उसको ये, मैं चूंकि मैं अमर्यादित भाषा बोलना नहीं चाहता, ये मेरे जहन में भी नहीं है और ये मेरी विचारधारा में भी नहीं है। उनको क्या कहोगे आप? ठेकेदार कहोगे, जेलदार कहोगे, क्या कहोगे उनको? शासनाध्यक्ष कहोगे? दलाल शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप लगा लीजिए साहब कौन लोग हैं। राशन डीलर, सारी चीजें आ जाती है उसमें। डीलर क्या, वो तो कार्यालय सरकारी है तो उसमें सारे काम आ जाते हैं, सारे काम आ जाते हैं उसमें। कई डीलर में ऐसा देखा जगह चुनाव के टाइम सस्पेंड करवाया गया और बाद में बहाल भी कर दिया गया। किसी का
सस्पेंड होना, बहाल होना, ये एक प्रक्रिया जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने अपने प्रभाव से सब कुछ किया भाई। इन लोगों ने तो अपने प्रभाव से जनता को तंग करने में कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ी। और दूसरी बात ये भी है कि एक तरह से मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि कोई भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, विधायक कोई एक व्यक्ति नहीं चुनता। यहाँ जनता जनार्दन, यहाँ का मतदाता बड़े मान और सम्मान के साथ विधायक जैसी सीट के लिए एक जनप्रतिनिधि को चुनती है। और ये एक बहुत बड़ा गरिमा में पद है, और इस गरिमा में पद पे रहते हुए काम करने वाले व्यक्ति को बड़े मर्यादा में रह करके काम करना पड़ता है। मुझे ये कहते हुए भी पीड़ा है कि बड़े आशा और अरमान के साथ जिस लाल झंडे वाले व्यक्ति को चुना यहाँ की जनता ने, उसने एक तरह से यहाँ की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का मान और सम्मान नहीं किया। मान और सम्मान में कमी आई, और इसके साथ साथ जिस तरह का व्यवहार आमजन के साथ इनका रहा, जिस तरह का कुशासन इन्होंने दिया, जिस तरह का रावण राज इन्होंने दिया, वो मैं कह सकता हूं कि यहाँ का प्रतिनिधि, यहाँ का जनप्रतिनिधि मर्यादा विहीन हो चुका है। गरिमा में पद को ठेस पहुंचाने का भी काम किया है। और एक जो 1952 से लेकर के आज तक भादरा विधानसभा क्षेत्र का एक सोने जैसा इतिहास था, उस सोने जैसे इतिहास को कलंकित करने का काम इस व्यक्ति ने किया। ये मैं साफ कहना चाहता हूँ। नीठाना बिजली आंदोलन की बात करूंगा संजीव जी, बटे लगातार संघर्ष 2-3 साल लगातार वहाँ लोग संघर्ष करे, और बाने एक नाम दिया गया कि जाति विशेष का लोग संघर्ष करने लग रहे, मुकदमा कराया गया, 90 साल गए, बुजुर्गों पर भी आज भी मुकदमा तारीख पड़ने लग रही है। तो भी आंदोलन ने के नजरिए देखो, या वह जो मुकदमा होगा वापसी कराया जाएगा, या बात जो भाषा शैली यूज करेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि नेठाणा के लोगों ने विद्युत संघर्ष समिति बना करके उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष इस क्षेत्र में किया है, और बड़ी वाजिब मांगों को लेकर के वो लोग लड़े। उनका कहना ये नहीं था कि हम बिल नहीं भरेंगे, उनका कहना ये था कि अनावश्यक बिल, यानी आप फ्यूल चार्ज के नाम पर, अन्य कर के नाम पर आप एक अनावश्यक बिल का दबाव जो उपभोक्ताओं पर बना रहे हैं, उसको हम सहन नहीं करेंगे। एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से वो संघर्ष कर रहे थे। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जब तक गहलोत साहब की और पायलट साहब की जो कुर्सी की लड़ाई नहीं हुई थी, इनका पैचअप नहीं हुआ था कांग्रेस के साथ, तब ये खुद गए थे वहाँ, और इन्होंने खुद उपभोक्ताओं से कहा कि बिल जला दीजिए, बिल भरने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही सत्ता का स्वाद इन्होंने चखा, जैसे ही सत्ता का आशीर्वाद इनको मिला, राज के मजे इन्होंने लेने शुरू किए, तो इनकी नजरें फिर गई। इन लोगों ने कहा नो, बिल तो भरना पड़ेगा। ठीक है, कानून के तहत आप बोल रहे होंगे, लेकिन जो व्यक्ति सत्ता का आशीर्वाद मिलने से पहले आंदोलन की बात करता था, जो बिल का विरोध करने तक गया था, उसने आंदोलन को सरकारी दबाव से दबाने के लिए, लठ और डंडे से पुलिस के द्वारा दबाने के लिए, जिस तरह से नेठाना गांव के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया, जिस तरह से लगातार उनके ऊपर जो है झूठे मुकदमे बनाने का, उनको पुलिस उठा करके ले गई, थाने में बंद किया, मुकदमे बनाए गए, ये बात न केवल नेठाना के उपभोक्ता, न केवल नेठाना के मतदाता, वहाँ के नागरिक, बल्कि ये क्षेत्र भूलने वाला नहीं है। संजीव जी, इस क्षेत्र में लगातार मर्डर हो रहे हैं। भादरा में भी एक लोरे में खाली प्लाट में इस प्रकार का शव मिला था, और गोगामेड़ी में भी इस प्रकार का शव मिला था, और ब्लाइंड मर्डर है, उनकी गुत्थी कब सुलझेगी, क्या कहेंगे? एक बात आपने जो याद दिलाई है, अपराध मैं पहले कह चुका हूँ कि अपराध वर्तमान शासन के दौरान इस इलाके में बढ़ा है, और अपराध इस कदर बढ़ा है कि न केवल चोरी की घटनाएं बल्कि सरेआम हत्याएं हुई है, उनका भी आज तक
उनके ऊपर भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सकारात्मक कार्रवाई लोगों को देखने को नहीं मिली। क्यों करेंगे? अगर ये लोग करने वाले होते, इनकी कथनी और करने में फर्क नहीं होता। ये लोग राज में आने से पहले दरी बिछाने का काम करते थे, संघर्ष के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते थे। कहते हम आवाज़ उठाएंगे, हमारी बुलंद आवाज़ आपको देखने को मिलेगी। जोर जोर से बोलना, राज के नशे में आकर के बोलना या अन्य किसी नशे से बोलना, ये आवाज़ बुलंद करने का तरीका नहीं होता। आवाज़ बुलंद करनी थी तो मैं याद दिलाना चाहूँगा, कृष्णा जोगी हत्याकांड के लिए ये लोग दरी पर नहीं बैठे थे क्या? कृष्णा जोगी हत्याकांड को लेकर के ये लोग दरी पे नहीं बैठे थे क्या? तो जब दरी पे आप बैठने वालों में थे तो राज आने के बाद में आपने विधानसभा में या सरकार के समक्ष आज तक उसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई? आपकी आवाज, आप कहते थे इस आवाज को बुलंद करिए, राजनी आवाज चाहिए। आपकी आवाज भादरा से जयपुर जाते जाते दब गई, न केवल दब गई बल्कि राज की झोली में जाकर के बैठ गई। आप राज के मजे लेने लग गए। किस बात की बात? आप एक हत्याकांड की बात कर रहे हो। मैंने पूरा बताया है आपको कि पूरे भादरा के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति इस राज के दौरान लगातार बिगड़ती गई। ऐसे में मान सकते हैं कि आप सीधे सीधा कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर यह आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने अपने वर्धन माकपा विधायक को इतनी खुली छूट दे दी कि वो आम जन को पीड़ित करे, शोषित करे, अब उनका दमन करे। इसमें दोहराई क्या है? अगर ऐसा नहीं होता तो राज की जब लड़ाई कुर्सी की छिड़ी थी, उससे पहले यहाँ का लाल झंडे वाला प्रतिनिधि मलखेड़ा में बैठ के हुक्के पी करके टाइम पास करता था भाई। और राज जैसे ही आया, राज का आशीर्वाद जैसे ही मिला, तो उसी समाज का होका पीने वाले व्यक्ति ने, उसी उगाड़ पर होका पीने वाले व्यक्ति ने यहां तक कहा है कि मलखेड़ा की होके की गुड़गुड़ाहट मेरे पुल से ढलने के बाद शुरू होती है। ये क्या है? ये राज का नशा नहीं है क्या? होका तो भाई निसंदेह होका पिएगा तो गुड़गुड़ाहट तो आएगी ना। जो वहां होका पी के टाइम पास करता था उसने यहां तक कहा है, तो ये राज के नशे के बिना नहीं कह सकता। तो ये तो सारी बातें सर्वविदित है। बलवान जी अपने हर कार्यक्रम में जिक्र करते हैं कि मैंने गांधी बड़ी को पानी पिलाने का काम किया, पीने के पानी की व्यवस्था मैंने गांधी गांव के लिए की है। तो आप 2 बार सर विधायक रह चुके हैं, अपने गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मेरे को लगता है कि आदमी बलवान पुनिया साहब पानी पिलाने के माहिर हैं पानी पिलाने के विशेषज्ञ। और यदि ऐसा नहीं है तो आप प्रधान जी से जाकर के पूछ लीजिए, बिरान में जाकर के ओढ़क साहब से आप पूछ लीजिए कितना पानी पिलाया है। ये मैं नहीं कहता, एक बहन की आवाज सुनी होगी, मैं नहीं कहता। जो भाई बहन बेटियों तक को पानी पिला सकता है तो उसके और कोई लगता है क्या कुछ? रही बात गांधी बड़ी की, अरे किस गांधी बड़ी का जिक्र कर रहे हो आप यार? शर्म आनी चाहिए आपको। मर्यादा में रहिए आप, और मर्यादा में रहना सिखा देगी जनता आपको। 1975, 1977, 1975 का पुराना वाटर वर्क्स गांधी बड़ी में था। 1975 में 10वीं का स्कूल हो गया था, वाटर वर्क्स हमारे वहां खुल गया था। सुविधा वाला गांव था, बड़ा गांव हमारा गांधी बड़ी। उसमें पानी का जैसे वाटर वर्क्स में कोई तत्कालीन प्रॉब्लम आ जाए, एमएलए कोटे से एक पाइप दे करके उसका ढिंडोरा पीटे, तो ये एक विधानसभा के सदस्य के लिए शोभा नहीं देता। हमने अनेक गांव ऐसे हैं, आप सवाई छानी में जाकर के देखिए, आप रामगढ़िया में जाकर के देखिए, वाटर वर्क्स की योजनाएं नहीं आई तो भी हमने किसी भी मद से करवाया हुआ पानी की सप्लाई की पाइपें डाल के पानी देने का काम किया, लेकिन हमने ढिंडोरा पीटने का काम नहीं किया। आज मलखेड़ा की बात करूं, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने सवाल ऐसा पूछ लिया क्योंकि मेरी आदत में नहीं है। और वैसे भी क्या है कि मैं
ऐसी विचारधारा में विश्वास नहीं रखता, काम करके उसको गिनाए। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि जनता हमें बड़े आशा और विश्वास के साथ चुन करके भेजती है। हम लोग विकास का काम करके कोई एहसान नहीं करते भाई, जनता पर हमारा कोई एहसान नहीं है, इसलिए गिनाने का भी ज़्यादा सा हक मैं तो नहीं मानता। लेकिन फिर भी आपने मुंह की बात अब निकलेगी, आपने पूछ लिया। संजीव जी, एक एमएलए कोटे की पाइपलाइन दे करके किस बात का इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं हमारे गांव के ऊपर? क्या वहाँ के लोगों ने इनको वोट नहीं दिए? क्या वहाँ इनके मतदाता नहीं है? क्या वहाँ इनका कार्यकर्ता नहीं है? दूसरा, मलखेड़ा गांव मेरा पड़ोसी गांव है, मेरा उस गांव में बड़ा भारी भाईचारा है, रिश्तेदारियां हैं, मेरा बहुत आना जाना है, मेरा बहुत मान और सम्मान भी वो लोग करते हैं। मैं 1998 में जब एमएलए बना था तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मलखेड़ा में केवल और केवल 8 का स्कूल था। हालांकि मलखेड़ा गांव के राजनीतिक लोगों की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, बड़े राजनीतिक लोगों के साथ संबंध रहे हैं लगातार, लेकिन पता नहीं किन कारणों से ध्यान नहीं दिया गया। 8वीं का स्कूल हुआ करता था। हम जब सत्ता में आई 1998 में, उस समय तो 10वीं का स्कूल देना बहुत टेढ़ा काम होता था, फिर भी 10वीं का स्कूल हमने उस समय मलखेड़ा गांव में दिया। और आपको मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि 10 साल हम सत्ता से बाहर रहे, और 10 साल बाद जब मैं पुनः यहाँ का विधायक बना, तब मैं मलखेड़ा में गया तो मुझे 10 का ही मिला स्कूल। मुझे कहते हुए खुशी है कि वहाँ 10+2 का स्कूल भी बनवाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। एक सड़क भी बनाई आपने। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, गांधी बड़ी से मलखेड़ा तक, क्योंकि रिश्तेदारियाँ हरियाणा में है, वहाँ से बस स्टैंड उतर करके लोग जाते थे तो धूल भरा रास्ता था। हमने मिसिंग लिंक के रूप में गांधी बड़ी से मलखेड़ा सड़क देने का काम किया था। हमने, आप पूरे गांव के अंदर जाकर के देखिए, ये बात मैं मन से, मैं कोई मेरी तरफ से जोड़ के नहीं कहना चाहता, मलखेड़ा का दौरा कीजिए आप किसी भी कोने में, किसी गली का कोना देखोगे तो वहाँ संजीव बेनीवाल का शिलान्यास या लोकार्पण का पत्थर आपको किसी रोड का, किसी इंटरलॉक सड़क का आपको आवश्यक रूप से देखने को मिलेगा। क्या हमने कहा। और बल्कि एमएलए साहब के घर की तरफ जाओगे ना, एक बोर्ड लगा हुआ है इसे तीर का निशान दे करके, वहां भी आप टर्न करोगे तो सामने पत्थर के दर्शन करना, वो भी संजीव बेनीवाल के नाम का लगा हुआ है। किस बात की बात करते हैं भाई? एक कोई एमएलए कोटे की कोई पाइपलाइन दे करके, इतना बड़ा एहसान दे करके क्यों शर्मसार करना चाहते हैं हमारे गांव के मतदाताओं? मैं तो कहता हूं कि कोई पीने का पानी भाई धर्म का काम यदि कर भी दिया होगा तो उसको गिना करके आप क्यों जो है लोगों को, मतदाताओं को अपमानित कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको, आप मर्यादाहीन हो चुके हो। सर, एक राजस्थान सरकार ने अभी अभियान चला रखा है, नगर पालिका में पट्टे बन रहे हैं, भारी मात्रा में पट्टे बने हैं। अगर आप विधायक बनते हो, अवैध पट्टे बन रहे हैं नगर पालिका में, अगर आप विधायक बनते हो तो क्या उन अवैध पट्टों की जांच होगी? देखिए पत्रकार जी, आप एक पट्टे का प्रकरण क्यों रख रहे हो? मैं आपको एक लाइन में बात का जवाब दे देता हूं। इस गुंडा राज में, इस लाल झंडे वाले के राज में, इस तानाशाही शासन में, इस रावण राज में जितने भी घोटाले हुए हैं, जितनी भी अनियमितताएं हुई है, जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी आने वाली हमारी सरकार के समय एक एक का हिसाब लेंगे, एक एक की जांच करवाएंगे। संजीव जी, एक एक की जांच होगी। भिवानी किसान आंदोलन में रात के टाइम में किसाना टंकी उतार के आंसू गैस चलाना, लाठी चार्ज करना, किसाना के लिए इतनो मतलब दोस्त योजना थे राज कर चुके हो, कभी हुई इसी बात पे आंदोलन में बैठे हैं तो खड़े गया या वहां पर माला फेंक के भी मतलब हम अपमान करे गए। जो व्यक्ति किसान के नाम पर वोट लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर वोट लेकर के, राज नहीं आवाज का नारा बुलंद करने के नाम पर वोट लेकर के सत्ता में आया, उसके द्वारा भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना
किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं है, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। आज आप बात कर रहे हो बिरयानी धरने की, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने सिंचाई पानी के नाम पर, चाहे सिद्धमुख सिंचाई परियोजना रही होगी, चाहे हमारा अमर सिंह सिस्टम, चाहे नोर फीडर में भी कुछ एरिया हमारे विधानसभा क्षेत्र का लगता है, इनका राज आने के बाद तीनों ही सिंचाई प्रणाली में किसान सिंचाई पानी के लिए त्राई त्राई कर रहा है। किसान को अपने हक का पूरा पानी नहीं मिला, किसान को अपने हक का पूरा बीमा नहीं मिला, पानी के नाम पर अनियमितताएं हुई, बीमे के नाम पर बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ, लोगों का, किसानों का गला काटने का काम इन लोगों ने किया और शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम से किसी मांग को लेकर के धरना करना, प्रदर्शन करना, ये हर व्यक्ति का अधिकार होता है। किसान भी उस अधिकार के तहत अपना प्रदर्शन कर रहा था, धरना दे रहा था। तो धरने पर जाकर के अच्छा होता कि यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि उनकी बात सुनता, बात सुन करके यथा योग्य कदम उसके निदान के लिए उठाता। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहाँ के किसान के नाम पर चुने हुए जनप्रतिनिधि ने न केवल फसल बीमा योजना के नाम पर जो धरने डुंगराना में चला, भादरा में चला, रामगढ़ में किसानों के पीने सिंचाई पानी का धरना और वहाँ रोड जाम तक किया गया। हर धरने की जब बात आई, हर आंदोलन की जब बात आई, तो खुद दरी बिछाने वाला एक व्यक्ति, किसान के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति, इसने हमेशा इन आंदोलनों का, इन प्रदर्शनों का ये कह करके मजाक उड़ाने तक का भी प्रयास किया कि हमने लोगों को दरी बिछानी सिखा दी। क्या किसान का जायज मांग उठाने का हक नहीं बनता? और हद तो तब हो गई जब आपके भिरानी गांव के अंदर किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, तो जबरन उनके धरने को उठाने का काम करने का प्रयास किया गया, लाठीचार्ज किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, उठा करके थाने में ले गए, उन पर मुकदमा बनाने का काम किया। और आखिर जो है भाई किसी के मुंह पर शर्म ही ना रही, मर्यादा विहीन हो जाए, तो आप आ रहे हो, किसान पीड़ित है, सरकार का विरोध करेगा, उसका अधिकार बनता है, और अधिकार के तहत आप सरकार में बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ आप नारे भी लगा सकते हो, आप प्रदर्शन भी कर सकते हो, आप काले झंडे भी दिखा सकते हो। ये एक लोकतांत्रिक सिस्टम है भाई। और ऐसे प्रदर्शन करने वाले लोगों से इस बात के लिए नाराज होकर के कि काले झंडे दिखा दिए, तो तुम लोग पहले सुन लेते इनकी। और यदि फिर भी नहीं सुन पाए तो भी भाई किसान के घर पैदा हुए हो, किसान की बात करते हो, तो किसानों को फेस करने का वादा रखें। फेस करने के बजाय एक माड़ा फेंक करके किसान को अपमानित करने का काम किया, हम इसकी निंदा करते हैं। सर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो भादरा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों के? सर एक मिनट, उससे पहले आपसे एक प्रश्न हम पूछना चाहेंगे। एमएलए लेड का काम, जो रूटीन के काम है वो चलते रहते हैं, पहले भी चले हैं, अभी भी चलेंगे और आगे भी चलते रहेंगे। नया क्या विजन रहेगा आपका भादरा के लोगों के लिए? क्या आप नया करना चाहेंगे उनके लिए? भादरा के लिए अब आप एक एक चीज पूछोगे तो मैं एक एक चीज भी बताने के लिए तैयार हूं। मैं एक ही लाइन में आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा कि 1998 से 2003 तक भी मैं यहाँ से विधायक रहा। 2013 से लेकर के 2018 तक भी मुझे यहाँ की जनता का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मैं, यदि मुझे जनता यहाँ से चुन करके भेजती है तो मैं तीसरी पारी खेलने जा रहा हूँ। आपको एक ही बात कह सकता हूँ कि इस बार संजीव बेनीवाल का एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। हम कुछ नया करने का भी प्रयास करेंगे। और अब आप कहोगे कि रोज एक ही बात कहते हो, मुझे लगता है अगला सवाल आप कार्य प्रणाली को लेकर के पूछोगे तो मैं उसको भी समाप्त कर देता हूँ। क्रिकेट की भाषा में कल बता रहा था, आज फिर बताता हूँ कि देखिए कुछ लोग, हमारे मित्र भी मजाक कर देते हैं, विपक्ष भी, ये एक स्वभाव है, आपस में हंसी मजाक भी चलती। लोग कहते हैं यार 98 से लेकर के आपने जो है वनडे मैच खेला था,
2013 में आप टेस्ट मैच खेलने लग गई। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलना जानता हो, वनडे खेलना जानता हो, वो 2020 खेलना भी अच्छी तरीके से जानता है। इस बार कुछ नया संजीव जी, एक सवाल और है, लगातार गोकसी प्रकरण 21 प्रकरणों भादरा के अंदर कालो दिन कहूंगा पा कर्फ्यू तय लाग गयो, आंसू गैस गोला छोड़ा गया। हालांकि बीजेपी पर आरोप लगा कि हिंदू मुसलमान करे, लेकिन उरे स्थानीय विधायक बलवान पुनिया का राज में और एक प्रतिक्रिया तक को नहीं, सारा आरोप जो है संजीव बेनीवाल पर लग गया। जिन लोगों की आरोप लगाने की आदत बढ़ चुकी हो, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करनी हो, उन लोगों को न तो सामाजिक मर्यादाएं याद होती हैं, न इलाके का भाईचारा याद होता है, न इलाके का सांप्रदायिक सद्भाव याद होता है, सांप्रदायिक सौहार्द उनको याद नहीं होता। तो ऐसे लोग इस तरह की बातें किसी पर आरोप लगाने की हो सकता है उन्होंने की हो, लेकिन ये एक तरह से स्थानीय विधायक माननीय बलवान पूनिया जी की बड़ी विफलता रही कि इस पूरे प्रकरण को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए और आरोप आप दूसरे पर लगाते हो। सरकार में आप बैठे हुए हो, सरकार के पूरी तरह से आप सरकार के मजे ले रहे हो, सरकार के दबाव में, राज के नशे में आप लोगों को दबाने का, कर्मचारियों को लगातार दबा रहे हो, आमजन को दबा रहे हो, सोशल मीडिया पर बोलने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ तक को आप दबा रहे हो। तो क्या आप लोगों को न्याय नहीं दिला सकते? क्या पुलिस और प्रशासन आपके नेतृत्व में काम नहीं कर रही थी? तो ये चीज़ जो सवाल आप उठा रहे हो, इसका जवाब तो बेहतर होगा कि आप मिस्टर बलवान पूनिया जी से जाकर पूछिए कि आपने ऐसे हालात पैदा क्यों होने दिए। ये एक तरह से न केवल इसे सरकार की बल्कि बलवान पूनिया की भारी विफलता थी। 2 बार जिला बनने के बाद भी भादरा नूर गुनाम नानो के विफलता थी। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा, इतना बड़ा राज, इतनी बड़ी सत्ता, इतना बड़ा साम्राज्य आपको मिल गया, और ये मैं नहीं कहता, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब भादरा विधानसभा में नहीं बल्कि मलखेड़ा की धरा पर पधारे थे, मलखेड़ा गांव में पधारे थे जी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई बलवान पूनिया मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। बलवान के लिए कहा कि आप नूर का जिला मांग लेते तो मैं जिला दे देता, कहा था जी। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आप सबके माध्यम से उस प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ, लाल झंडे वाले उस जनप्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि जिला आपने क्यों नहीं मांगा? अरे आप मलखेड़ा में उस दिन ही मांग लेते, 3 जिले तो अब दिए हैं, आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले दिए 3 जिले माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उस दिन भी कह देते, 20 दिन भी कह दो, और साहब इनके पछेत होगी ये भी दे दो, आप उस दिन भी मांग लेते भाई। उस दिन के बाद भी 3 जिले मिले हैं। इससे ये साबित होता है सरकार बोलती है, कोई व्यक्ति नहीं बोलता, मुख्यमंत्री बोलता है, सरकार का कोई मंत्री बोलता है, वो चीज मायने रखती है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है, मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, इसका मतलब राजस्थान की सरकार बोल रही थी, और सरकार ये बोल रही थी कि आप जिला मांगते तो मैं जिला दे देता, तो आप उस दिन मांग लेते। 3 जिले कल बने हैं। मैं ये इसलिए कहता हूं कि ये जिला लेना नहीं चाहते थे, बलवान पूनिया नूर को जिला बनाना नहीं चाहता था। हमारे विधानसभा क्षेत्र के और नूर के इस इलाके के हितों की रक्षा कैसे हो, इस क्षेत्र के लोगों को जिले का लाभ नूर में कैसे मिले, ये वो मांगना नहीं चाहते थे, उनकी नीयत खराब थी। इससे यह भी साबित होता है कि यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधि जन विरोधी है। क्या संदेश देना चाहिए? क्या संदेश देना चाहते हो भादरा जनता को? संदेश इनके बाकी रह गए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का एक बार फिर से
तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप अपना कीमती समय लेकर के यहाँ पधारे, आपने हमारी बात को सुना और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से उम्मीद है कि मेरी आवाज़ को आप जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हो। मैं आपका आभारी हूँ और यही निवेदन और संदेश मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को, यहाँ की जनता जनार्दन को मैं देना चाहूँगा कि आप मुझे अपना आशीर्वाद इस चुनाव में वोट के माध्यम से आप अपना पूरा आशीर्वाद मुझे दें। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आशीर्वाद आप सबके आशीर्वाद से, भादरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के, जनता के आशीर्वाद से यदि मैं यहाँ से विधायक चुन करके गया तो मैं आपकी सेवा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।